अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है बिस्मा असगर और मैं और आप यहाँ पे मिलकर एसिड, बेसिस और सॉल्ट्स को अभी तक पढ़ रहे थे। एसिड्स और बेसिस की हमने बेतहाशा बातें की और हमने ये भी बात की कि इनकी स्ट्रेंथ को किस तरह मेजर करते हैं। उन सब चीज़ों के बाद आज हम थोड़ा सा वन स्टेप फर्दर जाएंगे और थोड़ी सी क्वेश्चनिंग का सेशन करेंगे और देखेंगे कि हमारे कितने कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं और कितनों में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट अभी बाकी है। उन कॉन्सेप्ट्स को दोबारा रिवाइज करेंगे और जो चीज़ें रह गई हैं वो भी इसी लेक्चर में कवर हो जाएंगी। तो आए चलते हैं लेक्चर की तरफ। स्टूडेंट्स, हमने बात की थी पीएच और पीओएच स्केल की और जिसमें हमने ये बात की थी कि एसिड्स और बेसिस की स्ट्रेंथ को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एसिड्स और बेसिस की स्ट्रेंथ को देखना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपके केमिस्ट्री में बहुत सी ऐसी प्रिपरेशंस होती हैं और बायोलॉजिकल भी बहुत सी ऐसी प्रिपरेशंस होती हैं कि जिनमें अगर आपके पास सॉल्यूशन की एसिडिक स्ट्रेंथ या बेसिक स्ट्रेंथ में डिफरेंस अगर आ जाए तो फिर आपके पास पूरा का पूरा सॉल्यूशन ही खराब हो जाता है। इंडस्ट्रियली अगर बात करें तो एक एग्जांपल सोचें कि अगर मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग जिस तरह हो रही है, अब उसमें अगर आप इस बात का ख्याल नहीं करेंगे कि बॉडी के अंदर जो मेडिसिन जानी है उसकी पीएच एक्यूरेट होनी चाहिए, तो फिर आप मुझे बता दें कि क्या कोई हील हो सकेगा? उस मेडिसिन का तो कोई फायदा ही नहीं होगा। इसी वजह से हमारे पास इंडस्ट्रीज में एनालिटिकल केमिस्ट्स होते हैं। एनालिटिकल नाम से ही आपको पता लग रहा है कि वो एनालाइज करते हैं, प्रिपरेशंस को देखते हैं और इस बात को बनाते हैं यकीनी कि आपके पास एसिड्स और बेसिस की जो स्ट्रेंथ जितनी चाहिए, जिस मिक्सचर में जितनी चाहिए उतनी ही हो। तो ये काम है एनालिटिकल केमिस्ट का, जिसमें हमने बात की कि क्यों हमारे पास पीएच और पीओएच इंपॉर्टेंट है एसिड्स और बेसिस की। इसीलिए हमें पता होना ज़रूरी है कि एसिड्स और बेसिस की स्ट्रेंथ क्या होती हैं। हमारे पास एनालिटिकल केमिस्ट की हमने बात कर ली, तो अब चलते हैं लेक्चर के दूसरे हिस्से की तरफ जिसमें हम बात करने लगे हैं कि हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं आज। इन क्वेश्चंस में हम उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को दोबारा रिवाइज करेंगे जिनको हमने पीछे डिस्कस किया था। एसिड्स और बेसिस के कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे और फिर हम आपस में डिस्कस करेंगे कि कितनी चीज़ें हमें आती हैं और कितनी नहीं आती। तो आइए चलते हैं हम टेस्ट योरसेल्फ 10.3 की तरफ जो हमारी बुक में गिवन है। ये बुक के क्वेश्चंस हैं, इनमें से शॉर्ट क्वेश्चंस भी बन जाते हैं, एमसीक्यूज भी बन जाते हैं पेपर में, इसलिए आप लोगों ने इनको याद रखना है, इन पे फोकस करना है। आपको टॉपिक के साथ साथ इन क्वेश्चंस का कराने का मकसद ही ये है कि आपको अपना कॉन्सेप्ट ना भूले। जैसे ही वो क्वेश्चन फॉर्म में फौरी रिवाइज हो जाएगा तो आपको भी याद रहेगा कि क्या पढ़ा था। पहला क्वेश्चन है हमारा, वाई प्योर वाटर इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। प्योर वाटर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्यों नहीं है? देखिए, हमने बात की थी कि वाटर जो है वो आयोनाइज करता है, आयोनाइज करेगा वाटर और ये आयोनाइज करके कन्वर्ट हो जाएगा H पॉजिटिव आइन और OH नेगेटिव आइंस में। वाटर के अंदर यही दो आइंस है ना, वो हाइड्रोजन आइन में कन्वर्ट हो जाएगा या वो हाइड्रोक्साइड आइन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब वाटर एक अच्छा इलेक्ट्रोलाइट इस वजह से नहीं है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इस वजह से नहीं है क्योंकि ये आयोनाइज बहुत अच्छा नहीं करता। जो चीज़ें जल्दी रेडिली आयोनाइज करती हैं वो अच्छी इलेक्ट्रोलाइट भी होती हैं और इसीलिए हम उनको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कह देते हैं। वाटर का जो प्रोसेस है सेल्फ आयोनाइजेशन का, वो एक स्लो प्रोसेस है। सेल्फ आयोनाइजेशन कह लें आप इसको, ऑटो आयोनाइजेशन कह लें, जो मर्जी कह लें, ये वाटर का एक प्रोसेस है जिसमें वाटर आइंस में कन्वर्ट होता है, लेकिन ये एक स्लो प्रोसेस है। इस स्लो प्रोसेस की वजह से हम कहते हैं कि वाटर एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट नहीं है। जो भी चीज़ एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होती है, बेटा आपने याद रखना है स्टूडेंट्स, जो भी चीज़ एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होती है वो बहुत आराम से डिसोसिएट कर जाएगी हाइड्रोजन आइंस, हाइड्रोक्साइड आइंस वाटर के केस में, और अगर कोई भी आप और सब्सटेंस ले रहे हैं तो वो अपने रिस्पेक्टिव आइंस में बहुत आराम से डिसोसिएट कर जाएगी। अगर वो इतने आराम से डिसोसिएट नहीं कर रही है, नहीं टूट रही अपने आयंस में इतनी आराम से, तो इसका मतलब है कि वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है। फिर वो वाटर हो या कोई भी और सब्सटेंस हो, जब भी आपके उसके आयोनाइजेशन होने में मसला आएगा ना, मतलब आयोनाइजेशन उतनी फास्ट नहीं होगी जितनी हम बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपके पास जो इलेक्ट्रोलाइट है वो वीक है। तो वाटर भी वीक इलेक्ट्रोलाइट इसीलिए क्योंकि इसका आयोनाइजेशन का प्रोसेस बहुत स्लो है, जिस वजह से हम इसको कहते हैं कि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। इससे रिलेटेड पेपर में एमसीक्यू भी आ जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है। आपने ये कॉन्सेप्ट इसलिए याद रखना है। सेकेंड क्वेश्चन इज HCl एंड H2SO4 आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स। ये वही दो नाम है एसिड्स के जिनके बारे में मैं आपको इतनी दफ़ा कह चुकी हूँ कि आपने याद रखना है। ये दोनों इंपॉर्टेंट एसिड्स हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, और अब देखते हैं इनके बारे में क्वेश्चन क्या है। While their solutions are equimolar, equimolar का मतलब होता है, हम क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं, equimolar का मतलब होता है कि सेम नंबर ऑफ मोल्स हैं। सेम नंबर ऑफ मोल्स मतलब कि कॉन्सेंट्रेशन आपके पास सेम है।
उस रिएक्शन मिक्सचर में जिसमें HCl है, जिसमें H2SO4 है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन आपके पास सेम है। उन्होंने हमें कहा है कि इक्विमोलर हैं, सेम कॉन्सेंट्रेशन हम ले रहे हैं। दे हैव डिफरेंट pH वैल्यू एज कैलकुलेटेड इन प्रॉब्लम 10.2 एंड 10.4। बुक की प्रॉब्लम्स हैं दो जिसमें हमने इनकी pH को कैलकुलेट किया था और उसमें हमने देखा था कि HCl और H2SO4 की जो कॉन्सेंट्रेशन, मोलर कॉन्सेंट्रेशन जो थी वो थी बिल्कुल इक्वल। तो क्वेश्चन ये है कि अब अगर उनकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन इक्वल है तो pH वैल्यू में डिफरेंस क्यों है? वाई दे हैव डिफरेंट pH वैल्यूज? सबसे पहले तो आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखें कि pH वैल्यू आपके हाइड्रोजन आइंस की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करती है। pH का मतलब pH में ये जो P है ये तो आपका हो गया नेगेटिव लॉग और H आपके हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब है कि अगर आपके पास हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन जिसकी ज़्यादा होगी, जाहिर सी बात है वो आप उसकी pH डिफरेंट होगी। जिसके पास H पॉजिटिव डिसोसिएट करने के लिए होंगे ही एक या दो या थोड़े होंगे जिस तरह, उसकी pH वैल्यू डिफरेंट होगी। हर एसिड की pH वैल्यू सेम नहीं होती, हर बेस की भी pH वैल्यू सेम नहीं होती। तो एसिड्स में आपकी जो pH वैल्यू है वो इस चीज़ पर डिपेंड नहीं करती कि आप कॉन्सेंट्रेशन कितनी ले रहे हैं एसिड्स की। आपकी pH वैल्यू इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि आपके पास हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन कितनी, हाइड्रोजन आयन कितने डिसोसिएट हो रहे हैं, कितने निकल रहे हैं। तो हम ज़रा HCl और H2SO4 पे जब फोकस करते हैं तो बेटा हमारा जो स्टूडेंट्स, हमारा जो HCl है ये एक हाइड्रोजन आयन निकालता है, 7 नेगेटिव आयन उसी तरह से, हम उसकी लेकिन अभी बात नहीं कर रहे। और स्टूडेंट हमारा जो H2SO4 है ये 2 हाइड्रोजन आइंस निकालता है। आपको याद होगा हमने अपनी प्रॉब्लम्स में ये डिस्कस भी किया था। अब आप देख लें HCl के पास तो सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है रिलीज करने के लिए, जबकि H2SO4 के पास 2 हाइड्रोजन है रिलीज करने के लिए। अब जिसके पास एक हाइड्रोजन है रिलीज करने के लिए, जाहिर सी बात है वो फिर उसकी pH में, और जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन आइंस है उसकी pH में तो डिफरेंस होगा ना। आपने ये बात हमेशा याद रखनी है स्टूडेंट्स कि आपके पास pH में डिफरेंस तब आता है जब हाइड्रोजन आइंस में डिफरेंस होता है। टोटल आपके पास कॉन्सेंट्रेशन पूरे एसिड की, पूरे सोल्यूशन की, पूरी बेस की कितनी है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। जरूरी चीज ये है कि आपके पास हाइड्रोजन आइंस कितने रिलीज हो रहे हैं एसिड्स में और हाइड्रोक्साइड आयन कितने रिलीज हो रहे हैं बेस में। ये चीज डिसाइड करेगी कि आपके सोल्यूशन की pH क्या है और pOH वैल्यू क्या है। तो याद रखने इक्विमोलर हमारे पास हो सकते हैं सॉल्यूशंस, उनके नंबर ऑफ मोल सेम हो सकते हैं, उनकी कॉन्सेंट्रेशन सेम हो सकती है, अमाउंट सेम हो सकती है, बट दिस डजंट मैटर। आपकी जो चीज मैटर करती है वो यही है कि आपके पास हाइड्रोजन आयन कितने रिलीज हो रहे हैं। एसिडिटी की बात करेंगे, एसिड कैरेक्टर की बात करेंगे, हाइड्रोजन आयन की बात होगी, और बेस की बात करेंगे तो हाइड्रोक्साइड आयन की बात होगी। तो ये बात आपने याद रखनी है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई आयोनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट ऑफ वाटर इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। हमने ये बात की थी कि हमारे पास Kw जो कांस्टेंट की वैल्यू है ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है। और साथ ही साथ हमने बात की थी कि जो हमारे पास Kc की वैल्यू होती है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, वो भी टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। अब ये टेम्परेचर डिपेंडेंट क्यों होती हैं? देखिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जिन पे एक ही चीज का इफेक्ट पड़ेगा, जब आप उस पर जितने मर्जी रिएक्शंस कर लें। आपने देखा कि जो आपके Kw की वैल्यू है, ठीक है, फॉर्मूले के अंदर आपके पास जब हमने Kw की वैल्यू कैलकुलेट की थी तो हमारे पास हाइड्रोजन आइंस आए थे और हाइड्रोक्साइड आइंस लिखे हुए थे, ठीक है, बात गलत नहीं है। लेकिन आपका जो कांस्टेंट है वो इन पे डिपेंड नहीं करता। आपका कांस्टेंट डिपेंड करता है कि आपके पास जो आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर है इसकी वैल्यू पे किस चीज का इफेक्ट पड़ रहा है। तो जब बहुत एक्सपेरिमेंट्स हुए तो पता चला कि आपके इस पे जो इफेक्ट पड़ता है ना स्टूडेंट, वो टेम्परेचर का पड़ता है, ठीक है। आपके टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है Kw पे, किसी भी कांस्टेंट वैल्यू पे, चाहे आप Kc की बात करें जो कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, या आप वाटर के कांस्टेंट की बात करें जो कि आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर है। आपका सिर्फ टेम्परेचर इनको अफेक्ट करेगा और कोई चीज अफेक्ट नहीं करेगी। और अब टेम्परेचर का इफेक्ट किस तरह से होता है? टेम्परेचर का इफेक्ट कुछ यूं होता है कि जैसे ही आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो आपके पास यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन आती है या जो Kw की वैल्यू आती है ना वो भी इंक्रीज हो जाती है। तो Kw इंक्रीज हो जाएगा जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे। लेकिन
टेम्परेचर इंक्रीज करने से, KW के इंक्रीज होने से आपकी pH की वैल्यू कम हो जाएगी। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि आपका जो KW है, क्योंकि वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, तो टेम्परेचर चेंज करने से आपकी वैल्यू बदल गई आयोनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट की। आपका जो pH है, अब वो क्योंकि इस आयोनिक कांस्टेंट ऑफ वाटर पे डिपेंडेंट है ना, इस वजह से इसके चेंज होने से आपके पास pH की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो याद रखना है कि KW हमारे पास टेम्परेचर डिपेंडेंट है और pH हमारे पास KW डिपेंडेंट है, मतलब आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर कांस्टेंट पे डिपेंडेंट है। तो जब भी आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, आपके जो कांस्टेंट की वैल्यू है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। हमने जो कांस्टेंट की वैल्यू पढ़ी थी, जिसपे हमने कैलकुलेट किया था कि pH हमारे पास वैल्यू आती है pH की 7 और POH की भी 7 आती है। याद रखना है कि ये वैल्यूज हमने निकाली हैं 25 डिग्री सी टेम्परेचर पे। पेपर में आपने जब इसके बारे में बात करनी है, पूछा जाए कुछ भी MCQs में, वैसे टेम्परेचर पूछा जाता है 25 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि इसको रूम टेम्परेचर भी माना जाता है, इसलिए 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आपने याद रखना है। और साथ ही साथ आपने ये बात भी याद रखनी है कि आपका जो KW कांस्टेंट है, ये हमेशा टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये भी बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है हमारे पास कि हम डिफरेंशिएट बिटवीन P एंड pH। P और pH में डिफरेंस क्या है? P था हमारा, ये जो pH के साथ है ना P, इसके बारे में उन्होंने पूछा है कि इसमें और pH में डिफरेंस बताएं। अब P और pH में डिफरेंस क्या है? P का मतलब सिर्फ सिंपली ये है नेगेटिव लॉग ऑफ, ठीक है। P का मतलब है नेगेटिव लॉग या लोगैरिथम, आप जो मर्जी कह लें, लॉग ऑफ। अब ये ऑफ के आगे कुछ भी लिखा हो सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स। आपका नेगेटिव लॉग आपने लेना है, वो किसी भी वैल्यू का नेगेटिव लॉग हो सकता है। हम क्योंकि pH की बात कर रहे हैं, तो ये जो नेगेटिव लॉग हमने ले लेना है, ये हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन का हमने नेगेटिव लॉग ले लेना है। जब आप पूरे pH को बोलेंगे ना, pH जब आप इस पूरी स्टेटमेंट को बोलेंगे, तब आप बात करेंगे कि हम ले रहे हैं नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। लेकिन अगर आपके पास P के साथ H ना लिखा हो, तो P का मतलब सिर्फ ये है नेगेटिव लॉग ऑफ। अब जिस तरह देखें, अगर हम pH के बजाय सपोज कर ले हम POH की बात कर रहे हैं, तो POH में भी ये होगा कि आपका ये नेगेटिव लॉग ही रहेगा। POH में भी ये P आपका नेगेटिव लॉग ही रहेगा और ये नेगेटिव लॉग अब लेकिन हाइड्रोजन आयन का नहीं होगा, ये क्योंकि चेंज हो जाएगा, ये किसी और चीज का होगा। अब ये किस चीज का है? P के साथ आपके पास लिखा हुआ है हाइड्रोक्साइड आयन, तो इस वजह से अब ये जो नेगेटिव लॉग है, ये हाइड्रोक्साइड आयन का है। तो याद रखना है आपने कि P के साथ जो वैल्यू लिखी है, आपने नेगेटिव लॉग लेना है उसका। इस पे MCQ आ जाता है कि P की वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करिए। P की वैल्यू सिर्फ इतना रिप्रेजेंट करिए, नेगेटिव लोगैरिथम ऑफ। आगे H लिखा है तो उसका मतलब हाइड्रोजन आयन, और अगर हाइड्रोक्साइड लिखा है तो इसका मतलब हाइड्रोक्साइड आयन। दूसरा उन्होंने पार्ट इसका ये दिया हुआ है कि P और pH में डिफरेंस बताएं। तो आप लोगों ने याद रखना है कि P की तो हमने बात कर ली कि नेगेटिव लॉग है, और pH का मतलब है कि ये आपको बताएगा स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और बेस। स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और बेस बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने इस पे बहुत बात की कि आपकी बायोलॉजिकल प्रिपरेशंस में ज़रूरी है, आपके केमिकल रिएक्शंस में ज़रूरी है। आपको पता लगता है कि कोई भी एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है, कोई भी बेस कितनी स्ट्रॉन्ग या वीक है। एसिड की स्ट्रेंथ भी पता लगती है और बेस की भी, और साथ साथ ये भी पता चलता है कि कोई सब्सटेंस न्यूट्रल है या नहीं। तो आपने याद रखते हैं pH का मतलब है कि हमने यहाँ पे लिया, दो चीज़ें आपने लिखनी है। pH का मतलब है नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन का नेगेटिव लॉग ले लिया, जो कि क्या रिप्रेजेंट करेगा? जो ये रिप्रेजेंट करेगा कि ये आपको एसिड और बेस की स्ट्रेंथ बताएगा। एसिड और बेस की जब आपको स्ट्रेंथ पता लग जाएगी, तो किसी भी एसिड और किसी भी बेस के बारे में उसके बाद प्रिडिक्ट करना आसान होगा, देखना आसान होगा कि आपने कौन से एसिड को किधर यूज करना है, कौन सी बेस को कहाँ यूज करना है, कौन सी एसिड है जो आपके लिए यूजफुल है, कौन सी बेस है जो यूजफुल है। तो ये बात की जो बातें आती है ना इंडस्ट्रियल लेवल पे, उनके लिए आपके पास pH की वैल्यू होनी इंपॉर्टेंट है। P का मतलब सिर्फ ये है कि नेगेटिव लॉग। ये जो हमने टेस्ट योरसेल्फ के क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, इसमें आपसे ये सारे के सारे क्वेश्चंस पेपर में पूछे जा सकते हैं, MCQ फॉर्म में भी और शॉर्ट क्वेश्चन में भी। वाटर पे क्वेश्चन आता है, व्हाई इट इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, आपको पता चल गया कि ये वीकली आयोनाइज करता है इस वजह से। साथ ही साथ वाटर के आयोनाइजेशन से, क्योंकि हमने pH की वैल्यू कैलकुलेट की थी, तो वो पूरी की पूरी कैलकुलेशन आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकती है। आपने ये भी याद रखना है कि pH की वैल्यू जो है वो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करती है, वो इस बात पे डिपेंड नहीं करती कि आपके पास अमाउंट क्या है आप किसी भी रिएक्शन मिक्सचर की।
और इसी तरह से आयोनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट की बात करें हम, या केसी की इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करें, आपका कांस्टेंट सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। कांस्टेंट की वैल्यूज कभी भी फॉर्मूला में जो चीजें गिवन है उस पर डिपेंड नहीं करती। आपका कांस्टेंट हमेशा एक और फैक्टर पे डिपेंड करेगा जो एक्सटर्नल फैक्टर होता है, जो है टेम्परेचर। हमने पीएच की जितनी वैल्यूज कैलकुलेट की, जितनी वैल्यूज पढ़ी, सारी की सारी 25 डिग्री सी पे पढ़ी, और 25 डिग्री सेल्सियस ही हमारा वो रेफरेंस टेम्परेचर है जिसकी हमने आगे भी बात करनी है। आपसे पेपर में जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा अभी वो 25 डिग्री सेल्सियस के रेफरेंस से ही पूछा जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर चेंज के साथ किस तरह से चीजें चेंज होती हैं वो अभी हमने नहीं पढ़ा। तो आपने इन सब चीजों को याद रखना है। पी और पीएच का डिफरेंस भी याद रखना है। पी के बारे में आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि पीएच में ये जो पी है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपने याद रखना है कि ये नेगेटिव ऑफ लॉग को रिप्रेजेंट करता है। लॉग का नेगेटिव ले लो, और किस चीज का नेगेटिव लेना है वो डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सी चीज गिवन है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस एक दफा रिवाइज कर लीजिएगा और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इन्हें भूलिएगा मत। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि किस तरह हमने उन्हीं बातों को डिस्कस किया जिनको हम पहले पढ़ भी चुके हैं, लेकिन साथ साथ कुछ एक दो चीजें और थी जिनको हमने और भी ऐड कर लिया। हमारे वो जितने कॉन्सेप्ट्स हैं अब सारे के सारे क्लियर हो गए हैं। और अगर आपको अभी भी थोड़ी सी मुश्किल आ रही है तो इन चीज़ों को देखें, दोबारा रिवाइज करें। केमिस्ट्री मुश्किल नहीं है, आराम से लेके चलेंगे तो हर चीज़ बड़े आराम से समझ भी आती जाएगी। आप इनको रिवाइज करें। अगली बात हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आप इस पर रहें और हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।